जनन की जो बात कर रहे हैं, तो इस पिछले वीडियो में हमने ऐसे ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लिया था कि आवर्तबाजी पादपों में जो जनन की विधियाँ है, तो आवर्तबीजी पादपों में जनन की जो विधियाँ के बारे में हमने अध्ययन किया था कि मुख्य रूप से दो विधियाँ होती है। एक तो होती है अलैंगिक जनन और दूसरी होती है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर हमने बात कही थी कि इसके अंदर पादप सिरा बिना युग्मक निर्माण, बिना असूत्री विभाजन और बिना युग्मक संलयन के ही जनन की क्रिया करते हैं। दूसरी विधि हमने पढ़ी थी लैंगिक जनन, जिसमें हमने बात कही थी कि इसके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक निर्माण के समय असूत्री विभाजन होता है और युग्मक का पुनः संलयन होता है। इस प्रकार से हमने इसको परिभाषित किया था। उसके बाद में हमने इन दोनों के अंदर अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है वो भी हमने बात कही। उसके बाद में हमने अलैंगिक जनन की जो विधियाँ थी कि कौन कौन सी ऐसी विधियाँ है जो अलैंगिक विधि से नए पादपों का निर्माण होता है। तो अलैंगिक जनन के अंदर हमने जो विधियाँ मुख्य रूप से दो बात कही थी। एक तो बात कही थी अनिषेक बीजता, यानी कि बिना निषेचन के ही भ्रूण या बीज का निर्माण हो जाता है। दूसरी विधि हमने बात कही थी कायिक प्रवर्धन, यानी कि पौधे के किसी कायिक भाग से सीधा नए पौधे का निर्माण होना, जैसे जड़, तना, पत्ती, उनसे जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो कायिक प्रवर्धन के अंदर हमने दो विधियों के बारे में बात कही थी। इसमें एक तो थी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, जैसे प्रकृति के अंदर कुछ पौधों के अंदर ऐसा गुण पाया जाता है जिससे कि वो सीधे उन पौधों के तने, पत्ती, जड़ या जनांग के द्वारा सीधा जो है नई कलिकाएं निकलती है और सीधे नए पादप का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो आज हम बात करेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है ये मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा व्यावसायिक उत्पादन के लिए, यानी कि कुछ पादपों की जो खेती की जाती है, व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, या जैसे कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट होते हैं जो फूल उत्पन्न करने वाले पादप होते हैं, उनका जो व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, तो उनके उत्पादन के लिए कम समय में अपन बहुत सारे पादप निर्मित कर सके, इसके लिए जो तकनीकी अपनाई जाती है वो होती है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में आपको मैंने बता दिया कि इसके अंदर जो है मनुष्य व्यावसायिक उत्पादन के लिए क्या करता है, विधि का उपयोग करता है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंदर जो हम बात करेंगे कि ये किस भाग का हम उपयोग ले रहे हैं, उसके आधार पर ये कायिक प्रवर्धन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे आप लोगों ने पता होगा कायिक प्रवर्धन ये कृत्रिम तीन प्रकार का होता है। एक तो कर्तन, दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है पहला कर्तन, फिर था अपने दाब लगाना, और तीसरा जो विधि है वो है रोपण। तो ये तीन विधियों से मानव जो है पादपों के अंदर कायिक प्रवर्धन करता है, जिसमें सबसे पहली विधि जो है वो है कर्तन। कर्तन का मतलब होता है कि पादप के किसी भाग को काट करके उसको मृदा में रोपण करना और उस भाग से नए कलिकाएं उत्पन्न होना, और नए कलिकाएं जब निर्मित होती है तो नए पादप का निर्माण होता है। तो इसमें किस भाग का अपन उपयोग करते हैं, इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्तंभ कर्तन, यानी कि जब हम पादप के तने को लेकर के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जब हम उसको मृदा में रोपण करते हैं तो उस पादप के भाग से नए कलिकाओं का निर्माण होता है और नए पादप का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन बात करें, जैसे गन्ना है, गन्ने के अंदर जैसे मान लीजिए बहुत सारी क्या होती है, पर्व संधियां होती है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी पर्व संधि को लेते हुए यानी कि दोनों पर्वों के बीच में से इसको काटेंगे और इस
भाग को, जो जिसमें पर संधि पाई जाती है, उस भाग को, टुकड़े को लेकर के हम क्या करते हैं, इसका रोपण करते हैं। तो जो पर संधि होती है वहां से क्या होती है, नई कलिकाओं का निर्माण होगा और फिर एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो है पर संधि, यानी दो पर्वों के जब मिलते हैं तो ये हो गया पर, ये भी है पर, दो पर्वों के बीच जो स्थान होता है उसको कहते हैं पर संधि। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि इस तरह से तने के बहुत सारे जो है टुकड़े करके हम इसका बहुत सारे एक साथ में पादप बना सकते हैं। जैसे गन्ना है, उदाहरण के लिए गन्ना है, ठीक है। इसी तरह से अंगूर है, ठीक है। तो इन पादपों के अंदर क्या किया जाता है, खेती करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरी विधि इसमें जो होती है वो है मूल कर्तन। मूल कर्तन के अंदर अपन बात करें तो वही बात है कि इसमें जो हम जो टुकड़ा ले रहे हैं वो जड़ लेंगे, यानी कि मनुष्य मानव द्वारा जड़ के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करके उन जड़ों को ऊर्ध्वाधर मृदा में रोपण कर लेते हैं और उस मृदा से क्या निकलती है, कलिकाएं उत्पन्न होती है और उससे नए पादप का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जब जड़ को, जैसे अपन बात करते हैं सेब है, ठीक है, और बहुत सारे जो पादप होते हैं उसके अंदर जो है इस विधि का उपयोग किया जाता है। सेब, अमरूद, ठीक है, इनकी जड़ों को लेकर, ठीक है, यानी कि जड़ों को लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें ऊर्ध्वाधर मृदा में रोपण करते हैं और उनसे नई कलिकाएं निर्मित होती है और फिर नए पादप का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अपन ने बात करी किसकी, कर्तन की। अब हम बात करेंगे दूसरी विधि जो है वो है दाब लगाना। तो दाब लगाने की जो विधि है, तो कुछ पादपों के अंदर जो है इस विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि पादप के जो शाखाएं होती है उसको सबसे पहले उसके अंदर पृथक करने से पहले, यानी कि शाखा के या तने के भाग को पृथक करने से पहले उसके अंदर जड़ों का निर्माण किया जाता है, अपस्थानिक जड़ें बनती है। उसके बाद उसको उस मुख्य पादप से, मूल पादप से उसको विच्छेदन किया जाता है, पृथक किया जाता है। उसके बाद में उसको मृदा में लगा दिया जाता है। तो इस विधि को कहते हैं दाब लगाना। और दाब लगाने की विधि जो है वो भी दो है। एक तो होती है टीला बांधना, टीला, ठीक है, दाब। इसके अंदर क्या होता है, जो पौधा होता है उसकी जो शाखाएं होती है, जो जमीन के नीचे वाली जो शाखाएं होती है, जमीन के पास वाली जो शाखाएं होती है, उसको क्या किया जाता है, दाब लगा करके उसको मृदा में डाल दिया जाता है, जिससे उस शाखा की कुछ पर्व संध्या तो मृदा के अंदर और कुछ पर्व संध्या मृदा के बाहर रहती है। जैसे अपन ये बात करें, जैसे पौधा है जिसकी ये शाखा है बहुत सारी, तो यहाँ पर जो मृदा के पास वाली जो शाखाएं होगी, जैसे ये पास वाली शाखा है, उस शाखा को हम क्या करेंगे, मृदा में इसको मिट्टी के अंदर, जैसे टीला बांध दिया और उसकी शाखा को इस मिट्टी में डाल दिया, तो इसके अंदर जो है कुछ पर्व संध्या जो है वो कहाँ जाएगी, इस मृदा के अंदर, और कुछ पर्व संध्या क्या रहेगी, बाहर। तो इस प्रकार से जो मृदा के अंदर जो पर्व संध्या होगी वहां से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होगा। जब अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसको मुख्य पादप से
पृथक कर लेंगे, फिर इस को दूसरी जगह जा करके इसका क्या करेंगे, मृदा में रोपण कर लेंगे, तो एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो विधि है उसको हम कहते हैं टीला दाब, ठीक है। दूसरी विधि है दाब लगाने की, वो है वायु दाब। दूसरी विधि इसकी है वायु दाब, या उसका दूसरा नाम है गुट्टी बांधना, गुट्टी बांधना। नहीं, इस विधि के अंदर क्या होता है कि जो बड़े वृक्ष होते हैं और उस बड़े वृक्ष की शाखाओं से जब हम सीधे नए पौधे का निर्माण करना होता है, तो उसके अंदर जैसे ये पादप है जिसकी बड़ी शाखा होती है, उस शाखा के अंदर ही हमको नई अपस्थानिक जड़ों का निर्माण करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम जब इसकी शाखाओं में जब हमें नई अपस्थानिक जड़ें जब निर्मित करनी होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो शाखा होती है उसके ऊपर की जो साल होती है उसको पहले हमें हटाना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, या फिर उसमें एक तीसरा चीरा लगा देते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर हम रुई या गीली मिट्टी या शैवाल उसके चारों तरफ लपेट लेते हैं, और लपेटने के बाद उसके ऊपर एक कपड़ा बांध देते हैं, और उसके बाद में इसको गीला रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक पात्र लगा देते हैं पानी का, जिससे इससे लगातार उसके ऊपर पानी गिरता रहे। जैसे हमने एक पात्र लगा दिया और यहाँ से लगातार एक बूंद करके पानी गिरता रहेगा, जिससे गीला रहेगा। उसके बाद में इसके अंदर इस भाग से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इसको मूल पौधे से इस शाखा को काट करके अलग कर देंगे और उसको वापस इस शाखा को क्या कर देंगे, मृदा के अंदर इसको रोपण कर देंगे, तो एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार के पादपों के निर्माण के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे अमूल है, तो इस प्रकार के पौधों को हम कायिक जनन करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं दाब, वायु दाब या गुट्टी बांधना। अगली जो विधि है वो है रोपण। रोपण के अंदर क्या है कि जिस प्रकार से कर्तन के अंदर हम क्या करते हैं, शाखा को काट करके सीधा मृदा में लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर रोपण के अंदर क्या होता है, अपन को सीधा मृदा में नहीं लगाना होता है, उसके अंदर दो अलग अलग पादपों को लेते हैं। एक पादप जो वहां का स्थायी पादप कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर दूसरे पादपों का रोपण किया जाता है, यानी कि दो पादपों को समाहित किया जाता है, दो पादपों को आपस में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से जब हम दो पादपों को आपस में जोड़ करके टाइटली उसको संयोजित करने के लिए जोड़ देते हैं, टाइटली बांध देते हैं, और जो है इस प्रकार से नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस पादप में हम विधि के अंदर क्या करते हैं, रोपण के अंदर जैसे एक पादप होता है वो जिसका मूल पौधा जो होता है, जो स्थायी होता है, उस पौधे को तो हम कहेंगे स्कंद, और जिस पौधे का जो उच्च वैरायटी का जो पादप होता है, जिसका वो उत्पादन करना है, जिसका नया पादप बनाना है, उसका जो हम भाग लेंगे, उस भाग को हम ऊपर की ओर लगाएंगे और उस भाग को हम कहेंगे कलम। तो इस प्रकार से दो पादपों का संयोजन है, दो पादपों का आपस में जोड़ करके एक नए पादप का निर्माण करते हैं। इस विधि को हम कहते हैं रोपण। तो ये लगाने का जो तरीका है, संयोजन करने का तरीका है, इसके आधार पर इसके अंदर चार विधि है। तो पहली जो विधि है वो है जीवा विधि या जीव या फिर जीवा या जीव, ठीक है ना, रोपण। इस विधि में क्या होता है कि जो पादप हम लेते हैं, एक तो होगा स्कंद और दूसरा होगा कलम। इसके अंदर हम जो चीरा लगाते हैं वो ऐसा लगाते हैं जिससे कि कलम और स्कंद के बीच में, एक दूसरे के बीच जीव की जो जिस तरह से फिट होती है उस तरह से अंदर अध्यारोपित हो जाए और उसको हम
टाइटली उसको बांध देते हैं, जिससे कि एक दूसरे पादप के जो समन उत्तक होते हैं वो समायोजित हो जाते हैं, एक दूसरे के उत्तक समन उत्तक आपस में जुड़ जाते हैं और एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। जैसे अपन ये बात की, अपन ये जो है वो स्कंद है, तो स्कंद के अंदर हम क्या करेंगे, चीरा जो लगाएंगे वो इस प्रकार का लगाएंगे, ये तो है स्कंद। इसी प्रकार जो कलम होती है उसके ऊपर जो हम सिरा लगाएंगे वो इस प्रकार से लगाएंगे, ये इसको कहते हैं जीवा या जीव रोपण। और इन दोनों को एक दूसरे के साथ में जब ये जुड़ जाते हैं तो इसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, टाइटली इन दोनों को आपस में बांध देंगे। तो इसके समान उत्तक और उसके समान उत्तक आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। अब अपन दूसरी विधि जो करते हैं वो है फच्चा। दूसरी विधि की जब हम बात करेंगे तो दूसरी विधि के अंदर हम बात करेंगे तो वो है फच्चा रोपण। कौन सा है, फच्चा रोपण। इसके अंदर जो क्या होता है, इसमें तो हमने जीव के आकार का चीरा लगाया था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी आकार का, यानी कि जैसे ये स्कंद है, स्कंद के अंदर हम जो चीरा लगाते हैं वो वी आकार का चीरा लगाएंगे। ये है स्कंद और स्कंद में हमने वी आकार का चीरा लगाया, और जो कलम है उसके अंदर वेज आकार का, जो इसके अंदर बिल्कुल वी आकार के अंदर ये फिट हो जाए, तो ये है कलम, और एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएगा। और फिर इसको हम टाइटली क्या करेंगे, बांध देंगे, और फिर एक नया पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें जो सिरे का आकार है वो वी आकार का है और इसमें जीव के आकार का है। अब दोनों की विशेषता क्या होती है, इस दोनों की ये विशेषता है कि जो हम स्कंद और जो कलम लेते हैं उन दोनों का जो व्यास होता है, आकार होता है, वो समान होता है। तीसरा जो हम विधि की बात करेंगे वो विधि है, तीसरी विधि की जब हम बात कर रहे हैं तो वो विधि, अपन जो पहली विधि जो बात कही वो तो है जीवा विधि, दूसरी है भेचर विधि, और तीसरी जो है किरीट या मुकुट रोपण। इस विधि में, और जो पहले हमने दो विधि पढ़ी, एक तो जीवा विधि और दूसरी अंदर पढ़ी ये जो अपन फसल विधि कहते हैं, तो दोनों विधियों में तो क्या बताया था अपन ने कि दोनों का आकार समान होता है, स्कंद और कलम का। लेकिन किरीट विधि में क्या होता है कि जो अपन कलम लेंगे, कलम का व्यास काफी बड़ा होता है। जैसे ये कलम लिया हमने, स्कंद लिया, ये तो हो गया स्कंद, स्कंद का व्यास काफी बड़ा है। अब इसके ऊपर जब कलम लेंगे वो आकार में और व्यास में काफी छोटी होगी, तो एक स्कंद पर हम बहुत सारे कलमों का रोपण कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक कलम हमने इस जगह पर इसका रोपण कर दिया, एक कलम हमने इस जगह पर रोपण कर दी, एक कलम हमने इस जगह पर रोपण कर दी। तो इस तरह से हम एक ही पौधे पर बहुत सारी, एक ही स्टंप पर बहुत सारी कलम का रोपण कर सकते हैं। तो ऐसा जो रोपण है उस रोपण को हम कहते हैं किरीट या मुकुट रोपण। अब हम चौथी विधि की जब बात करेंगे रोपण की, वो है चौथी विधि जो हमने बात की। देखो पहले तो बात की अपन ने जीव, दूसरी किरीट, तीसरी खच्चर, तीसरी किरीट, और चौथी जो है कलिका रोपण। चौथी विधि कौन सी है? कलिका रोपण। देखो इसमें भी क्या है कि जो अपन कम लेते हैं वो आकार में थोड़ा बड़ा होता है,
और इसके ऊपर जो दूसरा कलिका का जो रोपण करेंगे, कलम का रोपण करेंगे, वो छोटी होगी, पतली शाखा होगी और इस स्कंद के अंदर एक वी आकार का हम चीरा लगा देंगे, छिद्र बना देंगे और उस छिद्र के अंदर हम क्या कर देंगे, उस शाखा को अंदर लगा देंगे और फिर इसको हम टाइटली बांध देंगे। तो इस प्रकार यानी कि यहाँ पर कलिका का हमने क्या किया, रोपण किया। जैसे पहले जो अपन बात कर रहे थे, ठीक है, कर्तन में तो क्या होता है, काट करके जमीन में रोपण करते हैं, लेकिन इसमें क्या करता है, कलिका का रोपण दूसरे पौधे के स्कंद में, यानी दूसरे पौधे के जो मूल पादप होता है उसके ऊपर किसी शाखा का या टहनी का क्या किया जाता है, वी एक छिद्र बना करके उसके अंदर रोपण किया जाता है और जिससे कि इसके अंदर एक नए पादप का निर्माण हो जाए। तो ये हो गई कलम। तो इस प्रकार से हमने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की हमने कितनी विधि पढ़ी। सबसे पहले तो बात कही थी हमने कर्तन मीन्स किसी भी भाग पादप के जड़ और तना के छोटे छोटे टुकड़े करके सीधा पौधे को टुकड़े को जमीन में लगाएंगे और उससे नई कलिकाओं का निर्माण हो जाएगा और नए पादप बन जाएंगे। दूसरा बताया अपने दाब लगाना। दाब का मतलब उसके अंदर पहले पौधे के मुख्य पौधे से हटाने से पहले उसमें क्या की जाती है, जड़ों का निर्माण किया जाता है और फिर उसको मात्र पौधे से उसको क्या किया जाता है, पृथक करके उसका रोपण किया जाता है। तीसरी विधि है रोपण। तो रोपण में क्या होता है कि जो एक शाखा को किसी दूसरी पौधे के ऊपर आरोपित करना होता है, दूसरे पौधे के ऊपर लगाना पड़ता है, तो जो जिस मूल पौधा होता है उसको तो हम कहेंगे स्कंद और जो ऊपर रोपण करते हैं उसको हम कहते हैं कलम। तो ये भी कितने प्रकार की विधि है, 4 प्रकार की। सबसे पहले जो चीरा लगाया जाता है जीभ के आकार का, इसलिए इसको कहते हैं जीवा या जीभ रोपण। दूसरा होता है जो बनेगा फच्चर, यानी उसकी जो कटिंग जो अपन सिरा लगाते हैं वो वी आकार का होता है और उसको कहते हैं फच्चर। तीसरी जो होती है वो किरीट या मुकुट, यानी कि तना बड़ा होता है, मूल स्कंद और जो ऊपर रोपण करता है कलिकाएं वो काफी पतली और छोटी होती है और बहुत सारी कलिकाओं का रोपण एक ही स्कंद पर कर सकते हैं, उसको कहते हैं मुकुट या किरीट। और चौथी विधि जो है वो है कलिका या अपन कह सकते हैं कि एक जो स्कंद होता है, मूल पौधा होता है, उसको छेद बना करके किसी शाखा को अंदर प्रवेश करा करके उसको बांध करके इसका रोपण किया जाता है, तो वो होती है कलिका रोपण। अब अपन जो बात करते हैं दूसरी जो विधि थी आवृतबीजी पादपों के अंदर, वो थी लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमने इसको परिभाषित किया था कि लैंगिक जनन का मतलब यह है कि जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट अपन ने बताया था कि जिसमें युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। और तीसरी विधि की जब हमने बात करी थी कि इसके अंदर युग्मक संलयन होता है, युग्मक का संलयन होता है। ये मुख्य गुण होते हैं लैंगिक जनन। अब बात यहां पर एक बात आती है युग्मक। तो लैंगिक जनन के अंदर अपन बात करेंगे प्रत्येक पादप के अंदर एक जननांग होता है और उस जननांग को कहते हैं पुष्प। यानी कि पादप जब कायिक वृद्धि करता है और एक निश्चित कायिक वृद्धि के बाद में उसके अंदर एक हार्मोन फ्लोरिजन हार्मोन का निर्माण होता है और फ्लोरिजन हार्मोन के कारण जो कायिक कलिका होती है उसका रूपांतरण पुष्प कलिका में हो जाता है। तो पुष्प कलिका, पुष्प जिसको हम कह सकते हैं पादप का एक लैंगिक अंग होता है और उसके अंदर मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा जिसको हम कहते हैं पुमंग,
और चौथा जो होता है वो भाग होता है जायान। ये पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, जिसमें से दोनों भाग जो होते हैं बाह्यदल पुंज, दल पुंज, जिसको कहते हैं अनावश्यक चक्र, यानी कि ये दोनों चक्र जो होते हैं वो जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये सिर्फ जनन के अंदर सहायक होता है, यानी कि जो अंदर के दोनों भाग होते हैं पुमंग और जायन, उसका सिर्फ ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। या ये कह सकते हैं जो दलपुंज होते हैं ये रंग बिरंगे होते हैं, तो परागण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये दोनों जो भाग होते हैं वो आवश्यक चक्र होते हैं जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो पुमंग जो होता है ये नर जनन होता है, नर भाग पुष्प का, और जो जायन भाग होता है ये पुष्प का मादा भाग होता है। तो नर भाग के अंदर जब इसमें युग्मक का निर्माण होता है तो इससे नर युग्मक का निर्माण होगा, नर युग्मक, और मादा भाग से जो है इससे मादा युग्मक का निर्माण होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक कौन सा होता है, परागकण। पादप के पुष्प में जो नर युग्मक होते हैं वो होते हैं परागकण, और मादा युग्मक जो होता है वो होता है कोशिका। तो इस प्रकार से ये दोनों पुष्प के नर भाग है और मादा भाग है, जिसमें परागकण और अंडकोशिका का निर्माण होता है, फिर इसमें सलैड होता है, फिर लिग्बेंस बनता है, ठीक है, और फिर भ्रूण का निर्माण होता है। अब अपन बात करेंगे तो इसका जननांग भाग है वो अपन ने कहा कि पुष्प होता है। तो पुष्प का एक अपन थोड़ा सा चित्र बना देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझ में आ जाए। देखिए पुष्प के अंदर आपने देखा होगा कि सबसे पहले शाखा होती है और शाखाओं से जो एक डंडी लगी रहती है, अगर वो डंडी इसमें होती है उस डंडी को तो कहते हैं पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत होता है तो पुष्प को कहेंगे सव्रंत, अगर पुष्प में डंडी नहीं होती है तो उसको कहेंगे हम अव्रंत। फिर इसके पुष्प व्रंत का अगला भाग जो फूला हुआ होता है इसको हम कहते हैं पुष्पासन, और पुष्पासन यानी पुष्प का आसन, इसके ऊपर सबसे पहले जिसको पत्तीनुमा संरचनाएं होती है हरी हरी, वो चक्र होता है, और ये हरी हरी पत्तीनुमा संरचना जो होती है जिसको हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। दूसरा चक्र जो अपन बात करते हैं रंग बिरंगी पंखुड़ियां जो होती है तो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी होती है, और इसको कहते हैं दल पुंज। तो पहला चक्र हो गया बाह्यदल पुंज, दूसरा हो गया दल पुंज, तीसरा जो धागेनुमा संरचनाओं के अंदर संरचनाएं पाई जाती है इसको हम कहते हैं पुमंग। पुमंग यानी कि नर भाग, और अंत में जो संरचना होती है जिसको हम कहते हैं जायन, जो मादा भाग होता है जायन। पुंकेसर यानी पुमंग के अंदर जो आगे खुला हुआ भाग होता है इसको कहते हैं पराग कोश, और पतली डंडी होती है इसको कहते हैं पूर्ण तंतु, और जायन भाग के जो सबसे ऊपर घुंडीनुमा संरचना होती है इसको कहते हैं वर्ती काग्र, और जो पतली डंडी होती है इसको कहते हैं वर्तिका, वर्तिका, और खुला हुआ जो भाग होता है इसको हम कहते हैं अंडाशय। तो ये पादप का जो भाग है यानी कि जननांग भाग है जिसमें ये चक्र होता है, जिसमें मुख्य रूप से अपन बात करते हैं ये दो चक्र जो है जायन और पुमंग, ये इसके लैंगिक जनन अंग होते हैं जिसमें नर युग्मक
और इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसके डिटेल जो है हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे। धन्यवाद।